Hi guys, what's up? Today we'll be discussing about the concept of banking. Banking वर्ड सभी ने सुना होगा, किसी के लिए भी नया वर्ड नहीं होगा. अब हम इस वीडियो में बैंकिंग के कंसेप्ट को ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं बैंक क्या होता है. बैंक कॉन्स्टिट्यूट्स द फाउंडेशन स्टोन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. Bank refers to an institution that deals with money. This institution accepts deposits from people and gives loans to those who are in need of it. And this process is known as banking. अब क्या मतलब इसका कि बैंक एक फाउंडेशन स्टोन है इकोनॉमिक ग्रोथ का. अब हम क्यों बोलते हैं बैंक फाउंडेशन स्टोन है इकोनॉमिक ग्रोथ का. देखो, हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करते हैं. इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके पास सोल अथॉरिटी है कि वो नोट्स एंड कॉइन्स इशू करेगा. आई मीन टू से नोट्स आरबीआई एंड कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं. ठीक है. अब हम आरबीआई की बात करते हैं कि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है नोट्स इशू करने की. ठीक है. अब वो नोट्स इशू करता है, प्रिंट करता है, वो फर्दर अपने अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, उनको प्रोवाइड कर देता है. अब आगे कमर्शियल बैंक्स यही नोट्स जो हैं वो पब्लिक को प्रोवाइड कर देते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देता है. अब कस्टमर्स वही नोट से अपनी पेमेंट्स करते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो उन्होंने खरीदी है उनकी वो पेमेंट करता है. अब ऐसे ये मनी जो है जो कि आरबीआई प्रिंट करता है वो लोगों के बीच में घूमता रहता है. मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे के पास पैसे जाएंगे, दूसरे से तीसरे बंदे के पास, ऐसे एक दूसरे की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होगी, जिसके कारण इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी. हम बोल सकते हैं कि बैंक जो है एक फाउंडेशन स्टोन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि बेसिकली डील करता है मनी के साथ. ये सारा काम जो भी मैंने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कंट्री में, तो वो बेसिकली आरबीआई के कारण हुई है, क्योंकि आरबीआई ने ही नोट्स को इशू किया. तो हम बोल सकते हैं कि बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली मनी के साथ डील करता है. अब ये जो इंस्टीट्यूशन है बैंक, उसके दो मेन फंक्शंस हैं कि एक तो वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है वो, और अपने पास इन फॉर्म ऑफ उनका अकाउंट बना के सेव कर लेता है. और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि वो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है जिनको ज़रूरत है लोन की, इन फॉर्म ऑफ मनी. वो लोन किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? इन फॉर्म ऑफ मनी, बाय प्रोवाइडिंग देम मनी. ठीक है. अब ये प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स to the people is what is known as the process of banking. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ बैंकिंग. ठीक है. अब आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक. अभी वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है सेंट्रल बैंक, मैंने बैंक की डेफिनेशन में काफ़ी बार यूज़ किया टर्म. तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है. देखो, सेंट्रल बैंक अगर मैं आप इंडिया की बात करूँ तो आरबीआई है. अब हम जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है. सेंट्रल बैंक रेफर्स टू एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. India's central bank is RBI and it is situated in Mumbai. अब हमें पता है कि रिजर्व सेंट्रल बैंक जो है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है. हमने क्यों बोला अपेक्स इंस्टीट्यूशन? क्योंकि ये बेसिकली मेन बॉडी है जिसके अंडर फर्दर सारे बैंक्स एक कंट्री के ऑपरेट करते हैं. मतलब ये हम कह सकते हैं बॉस है सभी बैंक्स का. तो अगर हम बॉस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है. ठीक है. उसके लिए हम अपेक्स इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है सारे बैंक्स को जो उसके अंडर आते हैं. और साथ में मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स इसका मतलब मनी के रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है इकोनॉमी में, जो बने हैं इकोनॉमी में मनी के रिलेटेड, जिनका काम मनी के साथ है. ठीक है. वो आ जाता है मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स के अंदर. सेंट्रल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड फर्दर एडवांसेस लोन टू देम, और उनको लोन प्रोवाइड करता है. बड़ी जर्नल से डेफिनेशंस मैंने लिखी है, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ की. आई होप आप सबको समझ लग रही होगी मैंने क्या समझाया अभी तक. अब आगे जो कमर्शियल बैंक है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं. ठीक है. एक आता है शेड्यूल्ड बैंक और एक आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक.
अब हम पढ़ते हैं पहले कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। A scheduled bank is that bank which has been included in the second schedule of RBI. RBI means रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। इट मस्ट हैव पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 5 लाख। इनकी जो एग्रीगेट रिजर्व्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 5 लाख या 5 लाख से ऊपर हो सकती है। दे हैव टू सबमिट डिटेल्स ऑफ देयर बिजनेस टू RBI। उनको RBI, इन बैंकों को RBI को अपने डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? दे आर दोज बैंक दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक, जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक के अंदर इंक्लूड नहीं होते। दे आर दोज बैंक्स इन विच द टोटल कैपिटल इज लेस देन 5 लाख। इनकी वैल्यू जो होती है कैपिटल की वो 5 लाख से कम होती है। एंड दे इवन हैव टू send their details of their business to the reserve bank after every month। after every month इनको भी रिजर्व बैंक को अपने डिटेल्स भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंदर फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक की एग्जांपल आई अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक। आगे शेड्यूल्ड बैंक फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक। पब्लिक बैंक हम पहले डिस्कस करते हैं। पब्लिक बैंक नाम से ही क्लियर होता है कि जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है उसको हम कहते हैं पब्लिक बैंक। फॉर एग्जांपल SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक, अब प्राइवेट बैंक का भी नाम से पता चलता है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं जिनका गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक। फॉरेन बैंक अब लास्ट है। फॉरेन बैंक वो बैंक्स होते हैं जिनका अपनी होम कंट्री में भी ब्रांचेस हैं और इवन फॉरेन कंट्रीज में भी ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं DBS बैंक। अब हमने कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़ लिए। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। So, the functions of commercial bank are being divided into 2 main parts, that are primary functions और दूसरा है secondary functions। Primary functions further 3 parts में divided है, accepting deposits, advancing loans and credit creation। Basically main जो functions है commercial bank के यही 3 हैं। क्या commercial bank का काम है? accepting deposits में कि उन्होंने लोगों से जो अमाउंट है, मनी है, वो उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट करा देनी होती है। दूसरा आता है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स मतलब कि बैंक्स जो हैं वो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश जब भी उनको चाहिए होती है। तीसरा फंक्शन आता है क्रेडिट क्रिएशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैंक्स का। इसका मतलब क्या है? क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट बाय मेकिंग सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक अपनी अमाउंट खुद जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो पैसा खुद जनरेट कर सकते हैं। अगर सपोज करो बैंक के पास 1000 रुपये है तो वो 1000 का 10,000 रुपया कैसे बना ले, 20,000 रुपया कैसे बना ले, वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के अंडर आता है। वो हम सीखेंगे आगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो। ये क्वेश्चन डिटेल में आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन दैट इज परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो आगे मैं लेटर ऑन इन दिस वीडियो एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्जेंसी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस एंड सोशल फंक्शंस। अर्जेंसी फंक्शंस के अंदर आते हैं कलेक्शन ऑफ चेक्स, रेंट्स, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स। ये सारे जो फंक्शंस बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, वो हेडिंग के अंदर आते हैं अर्जेंसी फंक्शंस के। आगे आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस के अंदर बैंक्स प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी, परचेज ऑफ ट्रेवलर्स चेक्स एक्सेट्रा। सोशल फंक्शंस के अंदर आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट,
इंड्यूसमेंट टू इनोवेशंस एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शंस जो है वो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, बच्चे काफी बार ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ बैंक, इनमें से कौन सा बैंक है, एसबीआई बैंक है, एलआईसी बैंक है कि पोस्ट ऑफिस बैंक है, कौन सा एग्जाम्पल ऑफ बैंक में आएगा? आंसर इज एसबीआई। अब देखो एलआईसी और पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं आया बैंक की एग्जाम्पल, क्योंकि देखो एलआईसी जो है बेसिकली इंश्योरेंस के रिलेटेड है इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। जो बैंक की हमने डेफिनेशन पढ़ी या मेन फंक्शंस ऑफ बैंक हमने सबसे ऊपर पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा ना कि बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स ऑफ पीपल एंड फर्दर इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ऑफ लोन्स टू द पब्लिक। अब ये डेफिनेशन एलआईसी के केस में नहीं चलेगी। अगर हम एलआईसी के लिए अगर हमने डेफिनेशन लगानी हो तो हम ये डेफिनेशन लिख दिए तो गलत हो जाएगी, क्योंकि एलआईसी का मेन काम तो इंश्योरेंस के रिलेटेड है, ना वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, ना वो प्रोवाइड करता है लोन्स, तो ये एग्जाम्पल नहीं आएगा बैंक का। फर्दर पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस जो है वो देखो एक्सेप्ट तो करता है लोगों की डिपॉजिट्स, प्रोवाइड नहीं करता लोन, तो ये भी डेफिनेशन बैंक की सेटिस्फाई नहीं करता, पोस्ट ऑफिस भी नहीं करता, सो दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ बैंक। एसबीआई जो भी हमने ऊपर पढ़ा ये पब्लिक सेक्टर बैंक का आता है एग्जाम्पल, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बैंक। आगे हम पढ़ते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट हैं जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, फिर ही आप क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फंक्शंस के अंदर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है आपको ऊपर बताया था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी नीचे, तभी आप ये प्रोसेस समझ सकते हो। सो पहले आता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? दे आर दोज डिपॉजिट्स दैट आर बीइंग मेड बाय द पब्लिक इन बैंक्स फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग्स। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि पब्लिक दैट आर बीइंग मेड बाय पब्लिक, जो कि पब्लिक बनाती है बैंक में पर्पस ऑफ सेविंग। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट जो कि पब्लिक बैंक में डिपॉजिट क्रिएट करवाती है, उस डिपॉजिट्स को कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो पब्लिक बैंक में डिपॉजिट्स बनाती है और उस डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट, पब्लिक के पास कुछ पैसा होता है घर पे, वो बोलती है अब घर पे पैसा पड़े रहने देने से अच्छा हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो पब्लिक जो इंडिविजुअल है वो बैंक में जाके डिपॉजिट करा देगा, वो जो अमाउंट होगी उसके सेविंग की उसके अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। अब वो डिपॉजिट को क्या कहते हैं? बेसिकली प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? दे आर दोज डिपॉजिट्स दैट आर मेड बाय बैंक, जो कि बैंक बनाता है फॉर पब्लिक टू प्रोवाइड देम लोन, लोन प्रोवाइड करने के लिए। कौन बनाता है? बैंक बनाता है पब्लिक के लिए ताकि उनको लोन की अमाउंट प्रोवाइड की जा सके। दे आर ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिपॉजिट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिपॉजिट्स। अब इसको याद करने का तरीका है कि बैंक एक अकाउंट बना रहा है पब्लिक के लिए ताकि उनको अमाउंट ऑफ लोन मिल सके। उस डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है, उस डिपॉजिट्स को कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स बनाने की क्या ज़रूरत बनती है? अगर बैंक जो है कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर ही देगा तो डिपॉजिट्स क्या बनाने की ज़रूरत है? सीधा बैंक जो लोन की अमाउंट है बंदे को इन हैंड की फॉर्म, इन कैश की फॉर्म में दे दे उसी टाइम पे, ऐसा नहीं होता। देखो बैंक जब भी लोन प्रोवाइड करेगा ना कस्टमर को, वो हमेशा एक डिपॉजिट क्रिएट करेगा और सारा अमाउंट ऑफ लोन जो है उस डिपॉजिट के अंदर, उस अकाउंट के अंदर डाल देगा, और जो कस्टमर होगा वो धीरे धीरे करके उस अकाउंट में से अमाउंट निकाल सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। ठीक है, अब वो जो अकाउंट बना है बैंक ने बनाया है पब्लिक के लिए, अमाउंट ऑफ लोन उसके अंदर डाल रहा है जो अकाउंट के अंदर, उस डिपॉजिट को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स।
अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज। क्रेडिट कैसे बैंक जो है इंक्रीज कर सकता है? बाय क्रिएटिंग अप सेकेंडरी डिपॉजिट्स। और ये वो कैसे इंक्रीज करता है क्रेडिट? सेकेंडरी डिपॉजिट्स बना के ही बैंक जो है वो इंक्रीज कर सकता है अपना क्रेडिट। क्रेडिट मतलब अमाउंट, मनी की अमाउंट कैसे बैंक इंक्रीज कर सकता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। और ये कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स बना के इंक्रीज कर सकते हैं। दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसके कारण क्या होगा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को जब बैंक करता है उसके लिए उसको दो चीज़ें की ज़रूरत होती है। एक है इनिशियल डिपॉजिट्स, एक होती है LLR। इनिशियल डिपॉजिट्स मतलब जो सबसे पहले डिपॉजिट्स कस्टमर्स बैंक में क्रिएट करता है उसको कहते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स। LLR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशो। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ रेशो होती है जो कि बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है। और ये जो रेशो होती है वो डिसाइड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। फ्लक्चुएट कर सकती है टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब क्या है LLR का? कि सपोज करो कि कुछ इनिशियल अमाउंट मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट की 2000 रुपया, और बैंक ने मुझे बोला 2000 रुपया मैंने डिपॉजिट की बैंक में, ठीक है। और LLR की जो रेशो है ना वो है 10%। मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट्स के साथ LLR की अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 10%। मतलब 10/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। मतलब 2000 में से 200 रुपया बैंक को अपने पास एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा। मतलब 2000 में से 200 रुपया ऐसा होगा जो कि बैंक कहीं भी स्पेंड नहीं करेगा। बाकी 1800 रुपीज़ जो बच जाएगा वो बैंक लोन प्रोवाइड करने के लिए और किसी कस्टमर को यूज़ कर सकता है। आई होप आपको LLR का बेसिकली मीनिंग समझ लग गया होगा। ये बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ रेशो होती है जो कि बैंक अपने पास रखता है एज इन फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। और इसकी जो अमाउंट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। सिचुएशन टू सिचुएशन एंड टाइम टू टाइम ये चेंज और फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। अब हम क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पढ़ते हैं। देखो, सपोज करो बैंक ए है और बैंक ए में पर्सन एक्स ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया तो ऑब्वियसली अगर एक पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट कराया तो वो कौन सा डिपॉजिट होएगा? प्राइमरी डिपॉजिट होएगा। अभी मैंने समझाया था प्राइमरी डिपॉजिट का मीनिंग। सो अब एक्स बंदे ने बैंक ए में प्राइमरी डिपॉजिट करवाया 1000 रुपीज़ का। बैंक ने डिसाइड किया, कहता है कि हम RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग 10% जो है वो LLR का रेट है, तो 100 रुपीज़ जो है वो बैंक को इन फॉर्म ऑफ रिजर्व रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी बचे 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ बैंक जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए दे सकता है। अब बैंक डिसाइड करता है कि हम पर्सन डी को 900 रुपीज़ लोन प्रोवाइड करते हैं। अब बैंक जब डी को लोन प्रोवाइड करेगा 900 रुपीज़, तो वो उसकी जो अमाउंट होगी लोन की 900 रुपीज़ वो एक अकाउंट क्रिएट करके ही देगा। मतलब एक सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट होएगा। 900 रुपीज़ जो अमाउंट बैंक देगा वो डी के सेकेंडरी डिपॉजिट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो डी होगा वो लोन इसलिए लिया होता है उसने क्योंकि वो पर्सन वाई को ये 900 रुपीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब डी वाई पर्सन को जिसका अकाउंट है बैंक बी में वो 900 रुपीज़ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 900 रुपीज़ बैंक बी के प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गए। बैंक बी के पर्सन वाई के प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गए, बेसिकली हम कह सकते हैं। अब फिर 10% LLR का रेट है तो 90 रुपीज़ बैंक को एज ए रिजर्व रखने पड़ेंगे। बाकी 8-10 रुपीज़ बैंक इन फॉर्म ऑफ लोन दे देता है। अब बैंक बी डिसाइड करता है कि मैं वो 8-10 रुपीज़ पर्सन ई को प्रोवाइड कर दूं, पर्सन ई को प्रोवाइड कर दूं लोन के लिए। अब पर्सन ई जो है वो ये जो अमाउंट ऑफ लोन होएगा वो डिसाइड करता है कि मैं पर्सन जेड को पे ऑफ कर दूं, जिससे मैंने लिया था पर्सन जेड को पे ऑफ कर दूं
जिसका अकाउंट है बैंक सी में, तो पर्सन जेड के प्राइमरी डिपॉजिट्स बन जाते 810 रुपीज। अब फिर वही बात आती है, बैंक सी में एज पर रूल ऑफ आरबीआई 10% LLR काटना पड़ता है। 81 रुपीज बैंक एज ए रिजर्व रख लेती है, 81 रुपीज बचा 729 रुपीज। अब 729 रुपीज बैंक फिर लोन दे सकती किसी ना किसी को, डिसाइड करती है कि वो लोन प्रोवाइड करें। वो डिसाइड करते हैं कि वो लोन पर्सन एफ को प्रोवाइड करें। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये थोड़ी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा, बिना रुके चलता रहेगा। एक टाइम पे आके तो ये प्रोसेस खत्म होएगा ही होएगा। तो ये प्रोसेस तब खत्म होएगा जब इनिशियल डिपॉजिट्स जो पर्सन एक्स ने किए होते बैंक ए में, वो इक्वल टू हो जाए सम ऑफ LLR। जब 1000 रुपीज प्राइमरी डिपॉजिट्स की अमाउंट है वो इक्वल हो जाए LLR के 1000 रुपीज के साथ, तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के कारण देखो बैंक ने, हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक में हुआ था 1000 रुपीज का, जब ये प्रोसेस खत्म होता है तो बैंक जनरेट कर लेता है 10,000 रुपीज। कितनी ज्यादा अमाउंट जनरेट कर लेते हैं, कितनी ज़्यादा अमाउंट जनरेट करता था। अब ये अमाउंट जो वो जनरेट करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट करता है? क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। तो हमने अभी देखा था, क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन दोबारा से देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट बाय क्रिएटिंग सेकेंडरी डिपॉजिट्स। बेसिकली कि बैंक ने 1000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ जनरेट कर लिए, किसके प्रोसेस के थ्रू? सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करने के कारण ही वो जनरेट कर पाए। ठीक है, अब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आपको समझ लग गया होगा। इसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेज यूज करते हैं। देखो, क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब कि बैंक कितने गुना अमाउंट जो है वो जनरेट करेगा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू। देखो, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LLR। 1/LLR, LLR की वैल्यू है 10%, 10/100। 1 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा 100 तो 100/10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 10। तो 10 गुना अमाउंट जो प्राइमरी डिपॉजिट्स का होएगा वो बैंक जनरेट कर पाएगा क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस से। देखो, 1000 रुपीज़ बैंक ने जनरेट के प्राइमरी डिपॉजिट्स से 10 गुना उसकी अमाउंट हुई क्रेडिट मल्टीप्लायर की, तो वो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस से 10,000 रुपया जनरेट कर लेगा। यही हमने अभी पूरे प्रोसेस से भी कैलकुलेट किया था। इसका हमने एक फॉर्मूला भी बना दिया कि अगर आपको शॉर्ट में याद करना पड़े कि हमें फटाफट निकालना पड़े, ये पूरा प्रोसेस नहीं बनाना कि हमने बोला कि 1000 रुपया किसी ने डिपॉजिट कराया है, तो बताओ कि क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के बाद कितनी अमाउंट जनरेट कर लेगा। अगर LLR की वैल्यू 10% है तो फटाफट फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला देखो, अभी हमें पता चल गया है कि 10 गुना वो 10 गुना वो अमाउंट जनरेट कर लेगा। बस उसी चीज़ को हमने दोबारा से एक दूसरे फॉर्मूले के थ्रू डिराइव किया। इनिशियल डिपॉजिट्स अपॉन LLR। इनिशियल डिपॉजिट्स थी 1000 रुपीज़ की, LLR की वैल्यू थी 10%। ये भी मैंने आपको समझा दिया कैसे निकला, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, एक मिनट। देखो, इनिशियल डिपॉजिट्स थी 1000 रुपीज़, LLR की वैल्यू हमने क्या बोला 10%, 10/100, 1000, 100 ऊपर चल जाएगा, बचेगा नीचे 10, 10 कट गया, फिर 10,000 रुपीज़ आ गया। तो बस वही चीज़ को हमने यहाँ क्रेडिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख लो या क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला लिख लो, बात वही होगी। उसने यही बताया कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के बाद आप 10,000 रुपया जनरेट कर सकते हो। क्रेडिट मल्टीप्लाई में उसने बस ये बताया कि 10 गुना आप इनिशियल डिपॉजिट्स का जो अमाउंट होएगा वो जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा समराइज कर देती हूँ ये वीडियो आपको, ताकि इजी हो जाए आपको समझने के लिए। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा बैंक क्या होता है। बैंक जो होता है वो फाउंडेशन स्टोन है इकोनॉमिक ग्रोथ का।
ये बेसिकली डील करता है मनी के साथ। इसका मेन काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल जो है वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ बैंकिंग। सेंट्रल बैंक हर कंट्री का एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वो मेन बॉडी है, हम कह सकते हैं कि ये बॉस है ऑल द बैंक्स का, ठीक है, जो सारे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को रेगुलेट करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई जो कि लोकेटेड है मुंबई में। फिर हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक और प्रोवाइड करते हैं लोन टू पब्लिक। कमर्शियल बैंक्स जो है फर्दर डिवाइडेड है काफ़ी पार्ट्स में। एक शेड्यूल्ड बैंक, आगे आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का कोई पार्ट नहीं है, फर्दर कैटेगरी नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक के आगे पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक आ जाते हैं पार्ट्स। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस दो किस्म के मेन फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। उसके अंदर फर्दर थ्री फंक्शंस आते हैं दोनों के अंदर। उसके अलावा हमने प्राइमरी डिपॉजिट्स पढ़ा, सेकेंडरी डिपॉजिट्स पढ़ा, दोनों के डिफरेंस हमने पढ़ा क्या होता है। फिर हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि बैंक कैसे सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करके अपनी जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट है, अपने अमाउंट ऑफ मनी को कैसे डबल कर लेता है, क्या कैसे जनरेट कर लेता है, कैसे इंक्रीज कर लेता है। इस प्रोसेस के कारण मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को करने के लिए बैंक को दो चीज़ों की ज़रूरत है। इनिशियल डिपॉजिट्स की मतलब एक कोई पर्सन बैंक में कुछ ना कुछ अमाउंट की डिपॉजिट्स करवाए, और दूसरा एलएलआर। एलएलआर का मतलब भी बता दिया था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रेशो होती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कमर्शियल बैंक्स के लिए। फिर उसका पूरा प्रोसेस पड़ा कि कैसे बैंक के अंदर पहले इनिशियल डिपॉजिट्स हुए, उसके बाद बैंक ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एलएलआर जो डिसाइड किया गया है उसको रिजर्व के फॉर्म में रख लिया, और बाकी अमाउंट उसने इन फॉर्म ऑफ लोन फॉर द पब्लिक को प्रोवाइड कर दिया। और इस प्रोसेस के कारण बैंक पहले जो 1000 रुपया बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ था वो कुछ टाइम के बाद 10,000 रुपया जनरेट कर लेता है। फिर हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े क्रेडिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन के। अब हम एंड पे एक चीज पढ़ते हैं एलएलआर के बारे में। देखो हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर का यही फॉर्मूला है 1/LLR। सपोज करो रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया कि एलएलआर की अमाउंट जो है हमने 5% रखनी है, तो 1/5/100 100/5 20 टाइम्स बैंक्स मतलब अपनी अमाउंट जनरेट कर सकता है। इनिशियल डिपॉजिट्स के 20 टाइम्स बैंक अपनी अमाउंट जनरेट कर पाएगा क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू, अगर एलएलआर की वैल्यू 5% है। दूसरा केस हम लेते हैं, ये हमने केस 1 लिया। दूसरा हम केस लेते हैं कि सपोज करो कि एलएलआर की वैल्यू जैसे मैंने एग्जांपल में ली है 10% ही है, तो मतलब 1/10 इंटू 1/10/100 मतलब 100/10 मतलब 10 टाइम्स। तो अगर एलएलआर की वैल्यू 10% है तो बैंक अपनी इनिशियल डिपॉजिट्स का 10 टाइम्स इंक्रीज कर पाएगा मनी। अब किस प्रोसेस के, एलएलआर की वैल्यू पहले की 5% फिर है 10%, अब कौन से परसेंटेज की अमाउंट से बैंक जो है ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर पाएगा। ऑब्वियसली अगर 5% एलएलआर होएगा तो बैंक्स अमाउंट ज़्यादा जनरेट कर पाएगा, क्योंकि इससे आंसर आ रहा है 20 टाइम्स इंक्रीज कर पाएगा बैंक। तो इसे क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम कि जितना कम एलएलआर की वैल्यू है उतना ज़्यादा बैंक जो है इंक्रीज कर पाएगा अपनी मनी जनरेशन का प्रोसेस, मतलब अपनी मनी की जो अमाउंट होगी ना वो ज़्यादा जनरेट कर पाएगा। So lesser is the amount of LLR, higher the bank will be able to generate his money. Higher the bank will be able to generate his amount, his money. मैं आपको इस एग्जांपल से इतना ही समझाना चाहती थी कि LLR की वैल्यू इसलिए कम होनी चाहिए।
So guys, that's all for this video. Do support me by subscribing my channel and don't forget to click on the bell icon for getting notified for more upcoming videos.